नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान का संपूर्ण इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 15 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस पेपर में 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम हल करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पेपर जो है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है मित्रों आपके? बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बुद्धा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अशोक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और भीम डोंगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले प्रश्न में आंसर कौन सा रहेगा आपके? देखो, प्रश्न में यह पूछा गया है कि बेराट में एक पहाड़ी है जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं और साथियों इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है बीजक पहाड़ी। किस नाम से जाना जाता है इस पहाड़ी को? बीजक पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। देखो, ये जो बीजक पहाड़ी है यहाँ पर अच्छा, ये बेराट में ये जो बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं पहाड़ी पर, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी साथियों। बीजक पहाड़ी की एक गोलाकार बौद्ध मंदिर का अवशेष मिले हैं दयाराम साहनी को, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है? बीजक पहाड़ी नाम दिया है। ठीक है, तो थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके सेकंड प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माता किसे कहा जाता है? कल्याणमल को, अनूप सिंह को, राय सिंह को और गंगा सिंह को। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माता इनमें से कौन है? दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे मित्रों आपके, क्योंकि माइनस मार्किंग है इसमें। तो दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है साथियों? राय सिंह के द्वारा। इस वजह से बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माता भी किसको कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। थर्ड विकल्प दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। तो यहां पर दूसरे प्रश्न का बिल्कुल आंसर आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 को, कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है। सड़कें जो हैं ये समकोण पर काटती है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे और 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। तो इनमें से जो कालीबंगा सभ्यता के संबंध में आपको असत्य कथन लगे, उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 3 में करना है मित्रों। कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ पर जो सड़कें मिली है वो समकोण पर काटती हुई मिली है। कैसे मिली है? समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से, और जो मकान हैं ये कच्ची ईंटों से ही बने होते थे। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। लेकिन 6 यूनानी मुद्राएं यहां से नहीं मिली है, बल्कि 6 यूनानी मुद्राएं तो आहड़ सभ्यता से मिली है। कौन सी सभ्यता से मिली है भाई? आहड़ सभ्यता से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, न कि कालीबंगा से। तो आपके प्रश्न नंबर 3 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा साथियों, तीसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आपके फोर्थ प्रश्न में है, किस पत्रिका में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई थी? बीकानेर का गुंडा राज, बीकानेर का वर्तमान शासन, बीकानेर एक दिग्दर्शन और आजाद बीकानेर। तो इनमें से जिस पत्रिका में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई थी वो इनमें से कौन सी पत्रिका है? चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, बीकानेर का जो दिग्दर्शन, ठीक है, बीकानेर एक दिग्दर्शन में ही गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई थी। ये एक पत्रिका का नाम है। बीकानेर एक दिग्दर्शन क्या है? एक पत्रिका का नाम है जिसमें गंगा सिंह की जो दमनकारी नीतियां थी इनकी आलोचना की गई थी साथियों। किसमें? बीकानेर एक दिग्दर्शन में। चौथे प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिएगा, 5वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम है। जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण, सिवान आक्रमण। अब आपको इनको सही क्रम में जमाना है। देखो साथियों, आज ऐप पर स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, आज जो है लेवल 2 एसएसटी का टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा, लेवल 2 साइंस का टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा, और कल लेवल 1 का पूरा मैराथन पेपर नंबर 9 पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 एसएसटी का पूरा मैराथन पेपर, और लेवल 2 हिंदी का पूरा मैराथन पेपर 149 वाले कोर्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा।
ठीक है, आज मैराथन टेस्ट नहीं होंगे पर बल्कि कल मैराथन टेस्ट होंगे मित्रों। तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर 149 वाला कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो पिछले सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और आने वाले जो मैराथन पेपर है ये भी आपको प्रोवाइड होंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देखें तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इनमें से किस पर आक्रमण किया था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंबोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, रणथंबोर आक्रमण के बाद में इसने किस पर आक्रमण किया था साथियों? तो भाई इसने फिर आक्रमण किया था आपके चित्तौड़ पर। चित्तौड़ के बाद में इसने सिवाना पर और फिर जालोर पर। तो CBDA कहाँ दे रखा है? पहले विकल्प में दे रखा है CBDA, बिल्कुल आपके पहला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। इनका सन भी देख लेते हैं साथियों। रणथंबोर पर इसने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया, सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया, और जालोर पर इसने 1311 में आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धरणी, वराह, धूमराज, महीपाल और धंधुक परमार है। ठीक है, धधुक नहीं धंधुक। तो यहां पर आबू के परमार वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में। तो साथियों छठे प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का आंसर सही रहेगा? देखो, आबू के परमार वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या है? तो भाई उसका नाम है धूमराज। किसको माना जाता है? धूमराज को आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न देखेंगे, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह और उदय सिंह। तो देखो 1564 ईस्वी की बात की जा रही है। रावचंद्र सेन शासक बन गया, लेकिन रावचंद्र सेन के 2 भाई और थे। अब ये दोनों ही भाई रावचंद्र सेन से बड़े थे साथियों। तो इन्होंने सोचा कि भाई शासक तो हमें बनना चाहिए, लेकिन चंद्रसेन को बना दिया गया। तो साथियों इन 2 भाइयों में से वह कौन था जो अकबर के दरबार में गया और चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो भाई उसका नाम है साथियों आपके राम सिंह। राम सिंह चंद्रसेन का ही भाई था, बड़ा भाई था, जो अकबर के पास गया और सहायता मांगी थी। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? उच्च वर्ग के लोगों या विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस भूमि को क्या कहते थे? माफी, जीविका, जूनी जागीर और मदद ए माश। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताइए साथियों। 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? तो देखो पहले क्या होता था, जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे या फिर विद्वान रहते थे, उनको राजा के द्वारा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, मतलब उस पर कर नहीं देना पड़ता था। तो इस प्रकार की भूमि को मदद ए माश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मदद ए माश के नाम से जाना जाता था साथियों। और मुगल साम्राज्य में मदद ए माश को सयूरगल भूमि भी कहा जाता था। क्या? सयूरगल भूमि या मदद ए माश, दोनों एक ही चीज है। इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। नहीं तो पहले जाने कितने प्रकार के टैक्स कृषि पर लिए जाते थे। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और कनिंगम। तो इनमें से जिस विद्वान ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है उस विद्वान का नाम आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। और मित्रों 9वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। किसने? वीए स्मिथ के द्वारा ही राजपूतों को हूणों की संतान बताया गया है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। और वीए स्मिथ ने अपनी कौन सी पुस्तक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक थी इनकी, कौन सी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में ही वीए स्मिथ ने राजपूतों को क्या बताया? हूणों की संतान बताया साथियों। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है आपके, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बूंदी। तो भाई ये एक युद्ध हुआ था किसके बीच में? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। कब? 1527 ईस्वी में। अब साथियों जिस जिले में ये युद्ध हुआ था वो इनमें से कौन सा जिला है? तो भाई वो जिला है आपके भरतपुर जिला। कौन से जिले में हुआ था युद्ध? भरतपुर जिले में हुआ था सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। इस युद्ध की बात करें तो रूपवास तहसील थी भरतपुर की। ठीक है, भरतपुर की जो रूपवास तहसील है यहाँ पर यह युद्ध हुआ था।
गंभीरी नदी के किनारे 17 मार्च 1527 ईस्वी को। एग्जैक्टली डेट भी क्या है, 17 मार्च 1527 को गंभीरी नदी के किनारे रूपवास तहसील भरतपुर में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। क्लियर है सभी के ये। तो नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज और सोमेश्वर। तो मित्रों 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक इनमें से कौन सा था? आंसर देखिए तो वही हुए था आपके अजयराज। कौन था? अजयराज था। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। देखो अजयराज के बारे में बात करें तो अजयराज चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक माना जाता है साथियों, और इनका जो काल है किसका? अजयराज का। चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का काल भी कहा जाता है। किनके काल को? अजयराज को। अजयराज के काल को। मतलब थर्ड विकल्प 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को, विजय सिंह पथिक को, रामनारायण चौधरी को और बलवंत सिंह मेहता को। तो संपूर्ण भारत की बात की जा रही है, और संपूर्ण भारत में साथियों किसान आंदोलन का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 13, सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, एक तरफ है कुंभा की उपाधियां और एक तरफ है कारण की कुंभा को ये उपाधियां क्यों दी गई। देखो हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो और हिंदू सुल्तान, इन सभी नामों से कुंभा को जाना जाता था। एक तरफ है कि समकालीन मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के लिए, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण और संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण। तो आपको इनका मिलान करके नीचे ये जो आपको कूट दे रखे हैं इनमें से सही कूट का चयन करना है साथियों। तो एक बार मिलान कर लीजिए, फिर 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो एक बार इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं इस प्रश्न के लिए। मिलान कर लीजिएगा साथियों। मिलान करने के बाद में आप यहां पर ये देखिएगा प्रश्न नंबर 13, ये थोड़ा ठीक है, क्लियर है, दिख तो रहा है ना सभी को? छोटा कर दिया मैंने इसको। अब अगर हम देखें इस प्रश्न का सही आंसर, अब आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, दिख रहा है एक साथ सभी। तो देखो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर जो 13 है इसका आंसर कौन सा सही रहेगा आपके? तो 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके तीसरा विकल्प रहेगा। देखो ए में 3 आएगा। हाल गुरु क्यों कहा जाता था इसको? क्योंकि हाल गुरु इसको गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा जाता था। इसको अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता था साथियों? अभिनव भट्टाचार्य इसको संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण कहा जाता था। इसको साथियों राणा रासो क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको राणा रासो इसलिए कहते थे, ये विद्वानों का आश्रयदाता था कि ठीक है। और इसको हिंदू सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि समकालीन मुस्लिम शासकों से ये रक्षा करने वाला था। तो ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1, ये बिल्कुल आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रतन शास्त्री और कालीबाई। तो देखो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो अंजना देवी भी जेल गई थी, नारायणी देवी भी जेल गई थी और रतन शास्त्री भी जेल गई थी। लेकिन कालीबाई जो है ये जेल नहीं गई थी, बल्कि साथियों इन्होंने तो अपने गुरुजी की जान बचाते हुए वहीं अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, किसके शासनकाल में पीछू बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिचोला झील का निर्माण करवाया था? तो महाराणा हम्मीर के शासनकाल में, महाराणा क्षेत्र सिंह के शासनकाल में, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में और महाराणा लक्ष्य सिंह के शासन काल में। तो 15वें प्रश्न का आंसर देखिए साथियों। प्रश्न नंबर 15 में आपके जो विकल्प नंबर 4 है, महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में एक पीछू बंजारा था जिसने अपने बेल की स्मृति में पिचोला झील का निर्माण करवाया। और साथियों ये जो पिचोला झील है उदयपुर में सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील भी मानी जाती है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं।
जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों की तन मन धन से मदद करने पर कौन सा इलाका उपहार में दिया गया? बदनौर की जागीर, कोटपूतली, महुआ और बामनवास। तो भाई जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास की बात है ये। इन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से मदद की थी साथियों। तन से, मन से, धन से। तन से मतलब सेनाओं के दौरान, मन से अंदर से, ठीक है, अपने एक तरह से यूं कह सकते हो कि भाई पूरे विश्वास से, और धन से, पैसों से भी। तो इन्होंने मदद की थी, इस वजह से अंग्रेजों ने साथियों इनको कौन सा इलाका उपहार में दिया था? इनको दिया था कोटपूतली। कौन सा इलाका उपहार में दिया था? कोटपूतली इनको उपहार में दिया था। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, अंग्रेजों ने जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। केसर ए हिंद। राम सिंह द्वितीय कहां का शासक? जयपुर का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से महाराणा सांगा के संदर्भ में असत्य कथन है। कैसा? असत्य, गलत। 1504 से 8 ईस्वी तक सांगा ग्रह क्लेश के कारण अज्ञातवास में रहे। सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1511 ईस्वी में हुआ। जयमल से बचने के लिए सांगा ने अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ शरण ली और राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई। तो इनमें से जो कथन आपको महाराणा सांगा से संबंधित असत्य लगे उसका चयन करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 17 में आंसर देख लेते हैं आपके, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो विकल्प नंबर 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि 24 मई 1511 में नहीं, सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ था भाई। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। जयमल से बचने के लिए सांगा ने अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ शरण ली और 1504 से 1508 ईस्वी तक सांगा गृह क्लेश के कारण अज्ञातवास में रहे थे। गृह क्लेश मतलब इनके भाई इनको मार डालना चाहते थे मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड विकल्प ही आपके सत्य है। 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक हुआ था, न कि 11 को। सेकंड विकल्प आपका आंसर है 17वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तात्या टोपे को कब व कहां फांसी दी गई थी? 20 जनवरी 1860 मुरैना, 28 अगस्त 1859 झांसी, 25 फरवरी 1860 टोंक और 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी। तो इनमें से किस स्थान पर और कब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी मित्रों? 18वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई इनको 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को। कहां? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। जबकि इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई थी साथियों? तो 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 18 में फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके, फरजंद एवं राजा की उपाधि मानसिंह को किसने प्रदान की? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने और शाहजहां ने। किसकी? फरजंद। फरजंद मतलब क्या होता है? बेटा। क्या? बेटा। ठीक है, और राजा की उपाधि मानसिंह को जिसके द्वारा प्रदान की गई वो कौन सा शासक था साथियों? वो था भाई आपके अकबर। कौन था मित्रों? अकबर ने ही मानसिंह को फरजंद, बेटे की और राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो सेकंड विकल्प 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके जाना 25 में से कितने प्रश्नों को आप सही करते हो। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को, चौरी कर था। चौरी कर क्या था? लड़की की शादी पर ठिकानों को दिया जाने वाला 5 रुपए का शुल्क था। उत्तराधिकारी शुल्क था, एक प्रकार का भूमि कर था, और ठिकानेदार के लड़की होने पर लिया जाने वाला कर था। तो इनमें से चौरी कर के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। देखो, ना ही तो चौरी कर उत्तराधिकारी शुल्क था, ना ही एक प्रकार का भूमि कर था, और ना ही ठिकानेदार के लड़की होने पर लिया जाने वाला कर था। बल्कि चौरी कर जो था इसका संबंध लड़की की शादी पर ठिकानों को दिया जाने वाला 5 रुपए का शुल्क था। कि भाई किसी की शादी की जाएगी, किसी लड़की की, तो ठिकानेदार को 5 रुपए का कर आपको देना होगा साथियों। ये था चौरी कर। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। और देखो, उस टाइम पे 5 रुपए बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे साथियों। 5 रुपए में तो पूरी शादी हो जाती थी और कम में हो जाती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कर ठिकानेदार को देना पड़ता था। ठीक है, और ऊपर माल जागीर में ये मुख्य रूप से प्रचलन में था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 21 में, राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, भगवंत दास और मान सिंह। तो राजपूताना में जिस शासक ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो कौन सा शासक था भाई? भारमल था। कौन सा शासक? भारमल। साथियों, भारमल ने एक पुत्री थी इनकी जिनका नाम था हरका भाई या साई भाई। क्या नाम था? हरका भाई या साई भाई। इसका विवाह इसने किससे किया? अकबर से किया था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को। और साथियों, इस हरका भाई या साई भाई का विवाह अकबर से हुआ तो इससे एक पुत्र पैदा हुआ, जहांगीर। कौन? जहांगीर। साथियों, इसी हरका भाई का पुत्र था। तो फिर आपके 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। 22वें प्रश्न पे आते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 22 में? मेवाड़ प्रजामंडल में आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऐसा है प्रश्न। रमेश चंद्र व्यास, बुरेलाल बयाम, बलवंत सिंह मेहता और माणिक लाल वर्मा। तो भाई मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है। और मित्रों, 22वें प्रश्न का कौन सा उत्तर रहेगा आपके? जो विकल्प नंबर 4 है, माणिक्य लाल वर्मा। बिल्कुल, प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ? मेवाड़ में। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है साथियों। 24 अप्रैल 1938 को इन्होंने मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23, राव मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल युद्ध में प्रबल वीरता से लड़े, जेता व कुपा, जयमल व फत्ता, गोरा व बादल और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा सकते हो साथियों। देखो 23 में देखें तो राव मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जो गिरी सुमेल का युद्ध, साथियों इसमें प्रबल वीरता से जो लड़े थे वो थे जेता और कुपा। कौन थे वो? जेता और कुपा। एक समय इस गिरी सुमेल के युद्ध में ऐसा लग रहा था कि शेरशाह सूरी की हार निश्चित हो गई है। ठीक है, दोपहर के समय ऐसा लग रहा था इस युद्ध में कि शेरशाह सूरी की हार निश्चित हो चुकी है। लेकिन साथियों, कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया, नमाज अदा करने के लिए, नमाज को पढ़ने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया। और उस समय, उतने समय में, लगभग कुछ समय मतलब एक आध घंटा मान लो आप, तो उस उतने समय में शेरशाह सूरी का एक सेनानायक था जो बहुत ज्यादा फौज लेकर आ गया था गिरी सुमेल के युद्ध में। नहीं तो शेरशाह सूरी इस युद्ध को हार जाता था साथियों। बाद में इसमें मालदेव और उनके जो सेनानायक थे, कौन? जेता और कुपा, साथियों शहीद हो गए थे और गिरी सुमेल का युद्ध हार गए थे ये। बाकी ये हारते नहीं अगर युद्ध को रोकते नहीं तो प्रथम विकल्प आपके 23 का बिल्कुल सही आंसर है। 24 सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपके सेकंड लास्ट प्रश्न में क्या है? 1564 ईस्वी में अकबर की सेना द्वारा जोधपुर पर आक्रमण के समय राव चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर कहां शरण ली? सोजत में, भादरा जून में, फलोदी में और पोखरण में। तो अब हमने शुरुआत में इसी टेस्ट में एक प्रश्न देखा था कि भाई कौन सा, जो इनमें से कौन 1564 ईस्वी में अकबर की शरण में चला गया था राव चंद्रसेन के विरुद्ध? तो हमने क्या देखा था? राम सिंह। कौन था वो? राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था। अब अकबर ने क्या किया साथियों? एक सैनिक टुकड़ी कहां पर भेजी? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में भेजी। और वहां का शासक कौन था? राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन जब जोधपुर में सेना आई तो राव चंद्रसेन ने देखा कि सेना बहुत ज्यादा है, हमारे पास सेना नहीं है, हम आसानी से हार जाएंगे। तो राव चंद्रसेन जो है साथियों ये भादराजून चले गए। कहां से भाग करके? जोधपुर से भाग करके। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। देखो भादराजून कहां पर पड़ता है? आपके जालोर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है साथियों। बिल्कुल सेकंड विकल्प 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 25वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा एकीकरण के चरणों से संबंधित कूट सुमेलित नहीं है? प्रथम चरण 18 मार्च 1948, पंचम चरण 15 मई 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 और षष्ठ चरण 26 जनवरी 1950। 25वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था तो प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। पंचम चरण 15 मई 1948 को नहीं, बल्कि पंचम चरण तो भाई आपके 15 मई 1949 को हुआ था ना पंचम। तो ये फिर क्या हुआ? सुमेलित नहीं है ये। 25वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बाकी तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 और षष्ठ चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो
चौथा, तीसरा और पहला तो सुमेलित है दूसरे विकल्प को छोड़ करके। आपके 25वें प्रश्न में सेकंड विकल्प बिल्कुल सही आंसर है साथियों। पंचम चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। तो यह आपके राजस्थान के इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 15 कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें जरूर बता के जाइएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो मित्रों? मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो।